वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज हर किसी को अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर इस बार आप बिहार एपीओ मेंस 2022 के कैंडिडेट हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ मिलकर इस फ्री क्लासेज का लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। माइनर एक्ट्स के क्लासेज में पॉक्सो एक्ट कंक्लूड हो चुका है, पीसी एक्ट भी कंक्लूड हो चुका है, एससी एंड एसटी एक्ट फिलहाल चल रहा। जो लोग जिन्हें लेट से जानकारी मिली तो आप निराश मत होइए। हम लोगों ने लाइव क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए रखा है। तो हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग विकल्प नहीं हो सकता लाइव क्लास का, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब जो चीजें छूट गई, अब वो है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। मुझे ठीक से याद नहीं है, आप लोग हंसिएगा मत, मुझे नहीं आता ठीक से। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई आपका फ्रेंड, बैचमेट, सीनियर, जूनियर अगर वो अपीयर हो रहे हैं जो कैंडिडेट इस बार, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग इवन अ सिंगल रुपी, हर किसी को अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं। आज दिन में भी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, स्पेशल टारगेट बैच, वो आप देख लीजिएगा। ये कल के वीडियो में मैं इस क्वेश्चन नंबर 239 का लास्ट में आंसर देना भूल गया। आजकल मैं भुलक्कड़ होते जा रहा हूँ। तो हालांकि वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि एडमिशन में बी एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। तो ये पूछा गया है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पहला सही है, कल पढ़ाया था मैंने। देयर में बी एन एडमिशन बाय कंडक्ट, ये भी पढ़ाया था। एडमिशन सर्व्स एज वेवर ऑफ प्रूफ, ये भी पढ़ाया था। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जब पूछा जाता है मार्क द आंसर विच इज नॉट करेक्ट, मार्क द इनकरेक्ट आंसर, तो इसमें मैं देखता हूँ पता ना क्या इसमें होता है। अच्छे अच्छे बच्चे लोग जानते हुए भी जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। ये काफ़ी होता है। मैं आई हैव बीन नोटिसिंग दिस फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। और हर बार, इस बार भी हमारे भी बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था, कुछ ऐसी गलतियां की। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए कोरोना के कारण, तो लाइफ खैर जो भी हो, तो आप इसलिए जल्दबाजी ना करेंगे। जल्दबाजी से काम बनता नहीं, बिगड़ता जरूर है। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है आपसे, विनती है, प्रार्थना है कि एग्जाम में भैया कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देयरफॉर इसका आंसर, इनकरेक्ट आंसर बी होगा। एडमिशन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। डिस्कस द रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, तो ये बताया गया है, कल के वीडियो को आप देखिए। वाई एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, इसको भी डिस्कस किया गया। अब चीज़ें जो पुरानी हो जाती है ना, भोजन का स्वाद गर्मा गर्म ही आता है, बाद में आप कितना भी उसे ओवन में गर्म कर ले, कुछ भी करें, फिर वो स्वाद कम ही आ पाता है। तो अब ये कल आई एम सॉरी, बाई मिस्टेक मुझसे मिस हो गया। कोशिश करूंगा कि अब ना मिस हो। वो देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आज के क्वेश्चंस पे अब हम लोग आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा लेट पोस्ट हुआ ग्रुप में, मैं थोड़ा आज बिजी हो गया था, कुछ टाइम नहीं मिल पाया। क्वेश्चन है कि सेल्फ कन्फेशन, बुदबुदाना, मर्मरिंग करना, वेदर दैट इज रेलिवेंट और नॉट। तो यस, कम्युनिकेशन ऑफ कन्फेशन इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कन्फेशन, आज का हम लोगों का क्लास एक जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, दैट इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 24 जनरल प्रेमाइसेस पे। कन्फेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज ए प्रोसिक्यूटर और एज ए जज, एज ए डिफेंस काउंसिल, each and everyone who is a student of law
हम लोग भी स्टूडेंट ऑफ लॉ ही हैं, बिकॉज प्रोफेसर, जजेस, एवरीवन दे नीड टू स्टडी लॉ एज लॉन्ग दे आर अलाइव. दिस इज सच ए वास्ट ट्रेडिशन. तो happy to be a student of law. Anyway, discuss the requirement of valid confession. What is exculpatory part of confession? हम लोग इन सारे चीजों को देखेंगे. कन्फेशन का कोई डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में. सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल ट्रायल. तो देखिए मेंस एग्जाम में ये सारे जो 3 वर्ड हैं, तो एग्जामिनर को अगर ये तीनों वर्ड मिल जाते हैं, उसके साथ वो बेयर एक्ट रखा होता है, तो और इसलिए बेयर एक्ट से आप तैयारी करते हैं और बेयर एक्ट की चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं. तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत लंबा अनुभव है, कि बेयर एक्ट से जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है उनका हमेशा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 वर्ड हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस. इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट, और अगर आप भूल गए तो क्या? तो इसका कुछ आप कोड बना लें, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बताते आ रहा हूँ. ITP अगर रखेंगे, I फॉर इंड्यूसमेंट, T फॉर थ्रेट, P फॉर प्रॉमिस. तो अगर ये है, और इन सबों का जो बेसिक मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, वही होगा. आगे कहा जा रहा है कि a confession made by an accused person is irrelevant in criminal setting if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority. तो ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आना चाहिए पर्सन इन अथॉरिटी के जरिए. और कन्फेशन नॉट, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कोई जुर्म किया और अपनी पर्सनल डायरी में लिख दिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया. अनलेस अंटिल आई एम चार्ज विद द ऑफेंस, लीगली ए पर्सन has to be charged with the offense first. This is the first requirement. मैं थोड़ा सा यहाँ जो है राइटिंग वर्क करता चलूँ. कुछ टेबल्स लगे हैं, तो आई डू नॉट नो कि अगर वैसे स्पेस बनाऊंगा तो टेबल का क्या होगा. थोड़ा सा राइटिंग वर्क. कन्फेशन के लिए नंबर 1 कि ये एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 में कन्फेशन के लिए पर्सन मस्ट बी चार्ज विद द ऑफेंस, मतलब उस पे किसी ऑफेंस का आरोप हो, पर्सन मस्ट बी चार्ज विद ऑफेंस. ये पहला रिक्वायरमेंट है. जनरल रिक्वायरमेंट है कि कन्फेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम, अभी आपको कोड बताया था ITP. ये ITP किससे? पर्सन इन अथॉरिटी. पर्सन इन अथॉरिटी क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. तो और कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी से अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस अगर कोई अनड्यू गेन या एडवांटेज या टू अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट, तो वो आना चाहिए. ये कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है. और जो एडमिशन का डेफिनेशन है, मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट, तो confession is one of the species of admission. Every confession is admission, but not every admission is necessarily a confession. ऐसा हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं. कुछ केस लॉ की हम लोग बात करेंगे. नवजोत संधू का केस, इसमें कोर्ट ने कहा कि कन्फेशन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, कोर्ट ने इसका रीजनिंग दिया. और ये नवजोत संधू का ही केस नहीं, कोर्ट ने बहुत सारे केसेज में ऐसी बातें कही है. हमारा कन्फेशन का लॉ ही, कोई भी आदमी अगर अपने जुर्म को कबूल करेगा अपनी मर्जी से, वॉलंटरी, विदाउट एनी फियर, फोर्स, प्रेशर, वो सारी अगर बिल्कुल सही तरीके से, तो वो जस्ट रिमोर्स फीलिंग, और वो जब भी कबूल करेगा सही मायनों में,
तो उसमें जरूर सच्चाई होगी। अगर सच नहीं होगा तो कोई भी आदमी कन्फेशन को कबूल नहीं करेगा। तो कन्फेशन इज प्रॉम्प्टेड बाय इनर डिजायर, कन्फेशन इज prompted by conscience to tell the truth. conscience अंतरात्मा, conscience पे conscience बोलने का आप क्या करेंगे? conscience बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज के जमाने में आप देखेंगे ये conscience भी is activated और deactivated by advantage और disadvantage। चलिए मजाकिया लहजे में, कंसाइंस बहुत अच्छी चीज है, वी मस्ट लिसन टू आवर कंसाइंस। दूसरी जो जानने वाली चीज है कन्फेशन इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। अक्सर हम लोग सुना करते हैं इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी। तो इनकल्पेटरी, कल्पेबल मीन्स क्रिमिनलिटी, इनकल्पेटरी मतलब इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशन में डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो अगर एडमिशन ऑफ गिल्ट डायरेक्ट है तो डेट बिकम्स इनकल्पेटरी पार्ट, और अगर डायरेक्ट नहीं है तो डेट बिकम्स एक्सकल्पेटरी पार्ट या जस्ट इफ द एक्सकल्पेट। ये तो इनकल्पेटरी हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और एक्सकल्पेटरी पार्ट में जस्टिफिकेशन फॉर क्राइम, तो जस्टिफिकेशन फॉर क्राइम शुरू में माना गया कि भाई वो उतना जरूरी नहीं है कि उसने क्राइम किया या नहीं किया, वो ज्यादा जरूरी है। तो इनिशियल जो आपको देखिए, इसमें सिर्फ 3 केस लॉ कन्फेशन के बेसिक प्रेमाइसेस में जरूर याद रखना है। वन इज आप लोग जानते ही है, वेरी वेरी फेमस केस पकाला नारायण स्वामी, and second is पलविंदर कौर, and third one is निशिकांत झा। देखिए जहां तक केस लॉ की बात है, केस लॉ रेफर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात के साथ ये कितना किस हद तक संभव है, आप कितने केस लॉज को मेमोराइज कर सकते हैं, और मेमोराइज भी कर लिया तो मेंस में आपको रिकॉल हो रहे हैं या नहीं रिकॉल हो रहे हैं। तो केस लॉ इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज सो फार एज मेमोराइजेशन इज कंसर्न। तो जहां तक मैं समझता हूँ आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस में वो केस लॉ का एक जैसे भी छोटा सा नोट बना लें, या जैसे भी आप करें, कुछ ऐसे कि कुछ सेक्शंस में जो मेन केसेज हैं उनको जरूर याद करें, वो लिखने भी चाहिए। और आप अपने ऊपर बर्डन उतना ही लें जिसको आप सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर सकें। अब आपने इतनी लंबी चौड़ी एक सेक्शन में केस लॉ का लिस्ट बना लिया, फिर अगले सेक्शन और बाकी सेक्शंस में क्या करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में? तो अपना टारगेट आप इस रेंज में रखें कि जिसे कंफर्टेबली आप एकम्प्लिश कर सकें। अगर आपने अपने टारगेट को इतना ज्यादा वास्ट कर दिया और उसको अचीव करने के लायक नहीं है, तो डेट इज मैं नहीं समझता कि वो समझदारी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां तक मैं समझता हूं कि केस लॉ आप जानते हैं कि नहीं, हो सकता है आप केस लॉ जानते हैं बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, यू मे हैव फॉरगेटन, आप कुछ भूल गए, दैट इज नो मोर एन ऑफेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी कंसेप्चुअलिटी कैसी है। अगर केस लॉ आपको याद भी नहीं आ रहा तो आप थीम भी लिख दें, एक्सप्लेन कर दें, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो केस लॉ का पैनिक आप लोग नहीं क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट आई मस्ट अपील टू ऑल ऑफ यू। केस लॉ याद है बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती। और अगर नहीं याद हो पाते या भूल गए तो निराश मत होइए, इनके रीजनिंग लॉजिक को एक्सप्लेन कर देंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो आते हैं पकाला नारायण स्वामी के केस में, बहुत ही प्रिवी काउंसिल का केस है। हम लोग आगे भी डाइंग डिक्लेरेशन में भी इस केस को पढ़ेंगे। तो इस केस में कहा गया कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस। अब मैंने भी
वही जो केस में कहा गया उन्हीं चीजों को एज इट इज लिख दिया है। बच्चे लोग भी एग्जाम में एज इट इज रट्टा मार के लिख देते हैं इसको, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये हम लोगों को जरूर समझना है। एडमिटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस, तो एडमिटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस ये लीगल लैंग्वेज है, प्रिवी काउंसिल का लैंग्वेज है। इसका सिंपल मीनिंग कि डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द गिल्ट, मतलब दैट इज इनकल्पेटरी पार्ट, दैट इज इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ द कन्फेशन। और उसी चीज को थोड़ा और एट एनी रेट सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मतलब पूरी तरह से, ऑल द फैक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूटेड द ऑफेंस। और ये कहा गया तो मोर और लेस पकाला नारायण स्वामी के केस में कि डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट हो, घुमा फिरा के बातें ना हो। और और उसमें ये भी कहा गया कि एन एडमिशन ऑफ ए ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट, इवन ए कंक्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ ए कन्फेशन। मतलब पकाला नारायण स्वामी के केस में ये हाईलाइट किया गया कि गिल्ट को क्लियरली वो एडमिट करे एक्यूज, if the accused does not incriminate himself, the statement will not be a confession। ये बात आपको निकल गई पकाला नारायण स्वामी के ही केस से। तो पकाला नारायण स्वामी के केस में डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट वाज एम्फसाइज्ड, ये आपको जरूर समझना है। अगला जो हम केस की बात करेंगे वो पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर पे 302 का अपने हस्बैंड के मर्डर का बाई पोटेशियम साइनाइड पॉइजन था। उसका हस्बैंड एक फोटोग्राफर था, उसकी तबीयत थोड़ी एब्डोमिनल स्ट्रोक वगैरह था। उसने कहा कि मेडिसिन ला दो, उसने मेडिसिन रख दिए। वो गलती से वो फोटोग्राफी डेवलपमेंट वगैरह के लिए वो केमिकल यूज होना था, वो इधर काम कर रहा था और गलती से दवाई की जगह वो केमिकल खा बैठा। एंड इट वाज सो एक्सप्लेन्ड बाय दिस पलविंदर कौर, और उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है डिड नॉट अमाउंट द कन्फेशन। और कोर्ट ने कहा कि स्टेटमेंट कंसिस्टेड, एक तो कि there was no direct admission of the guilt, और a statement consisted partly guilty and partly innocent remarks so far as ये सारी जो चीजें लिखी हुई है। तो इसमें कहा गया कि डेफिनेशन अगर if confession is that it must either admit the guilt in terms or admit substantially all the fact which constitute the offense, इसमें भी डायरेक्ट गिल्ट की बात कही गई थी। अगर कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टली गिल्ट को, जुर्म को कबूल नहीं करता तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। और पलविंदर कौर के ही केस में कोर्ट ने कहा कि ये मिक्स अप स्टेटमेंट which may contain some confessional part will still lead to acquittal, वो कन्फेशन नहीं होगा। और therefore अगर कोई स्टेटमेंट है सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर which if true would negate the matter of offense तो cannot amount to confession। तो इनफैक्ट पलविंदर कौर के केस में प्रिवी काउंसिल का जो प्रिंसिपल था पकाला नारायण का वो फॉलो किया गया और डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट को हाईलाइट किया गया। क्योंकि पलविंदर कौर ने बहुत सारी चीजें कही, उसका इनोसेंस भी कि इट वाज ए केस ऑफ एक्सीडेंट। जब उसकी डेथ हो गई तो उसने अपने फ्रेंड को बुला के डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहीं जाके कुएं में फेंक दिया। तो so far as statement of Palvinder Kaur consisted of both the things and therefore it was held not to be a confession। तो ये इसका एनालिसिस हमने लिख दिया है, वही चीजें जो बताई। उसके बाद एक और केस आया निशिकांत झा का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन ए पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट, एंड फॉर दिस पर्पस कोर्ट ने इंग्लिश अथॉरिटी को रेफर किया आर वर्सेज स्टोरे का। उसमें कहा गया कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है टू रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी पार्ट
तो कोर्ट में रिलाई अपॉन एक्सकल्पेटरी पार्ट। तो पलविंदर कौर के केस में ये भी कहा गया कि कन्फेशन जो इंटायर स्टेटमेंट है that is that as a whole is either to be accepted if possible or to be rejected। तो बेसिकली पलविंदर कौर के केस में ये निकल के आया कि इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये नहीं है कि इनकल्पेटरी पार्ट को ही आपने ले लिया और एक्सकल्पेटरी पार्ट को छोड़ दिया। आपको जो कन्फेशन देखेंगे तो पूरा एज ए होल देखेंगे। इनकल्पेटरी पार्ट है तो एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर अब इनकल्पेटरी पार्ट में एडमिशन ऑफ गिल्ट से कुछ आ रहा है, एक्सकल्पेटरी पार्ट में गिल्ट का कुछ नहीं आ रहा, तो देयर हैपेंस टू बी ए कंफ्यूजन और गिल्ट ऑफ द अक्यूज हैज टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब आप ये जजमेंट पढ़ेंगे पलविंदर कौर वाली तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। तो एग्जाम पर्पज से इतना जरूरी नहीं है। आप एग्जाम पर्पज से पलविंदर कौर के केसेस में आप थोड़ा सा फैक्ट्स मेंशन कर देंगे, कहेंगे कि भाई इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट दोनों एज ए होल हैज टू बी एडमिटेड। ऐसा नहीं है कि हम इनकल्पेटरी पार्ट को एडमिट कर लें और एक्सकल्पेटरी पार्ट को छोड़ दें, और दोनों एज ए होल इफ इट निगेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस तो एक्यूज इज बाउंड टू बी एक्यूटेड। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले केस में निशिकांत झा के केस में लिटरली पलविंदर कौर वाले प्रिंसिपल को ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई कन्फेशन दो पार्ट में है, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एज टू व्हाई इनकल्पेटरी पार्ट विल नॉट बी एडमिटेड एंड व्हाई एक्सकल्पेटरी पार्ट विल नॉट बी रिजेक्टेड। तो निशिकांत झा के केस में आया कि कोई बात नहीं, अगर दोनों पार्ट है तो इनकल्पेटरी पार्ट को भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं और एक्सकल्पेटरी पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। पहले लॉ था कि एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एडमिट करना होगा तो दोनों एडमिट करना होगा। तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन इसमें। और निशिकांत झा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया आर वर्सेस एस्टोरे के केस का, तो और इसी निशिकांत झा का केस जो है फॉलो किया गया फिर आगे के केस में केशवराम वर्सेस स्टेट के केस में। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो ये 3-4 केसेज, 5 केसेज रादर आर वर्सेस एस्टोरे, 5 केसेज। आप लोग नाराज मत होइएगा कि सर बहुत ज्यादा केस दे देता। खैर चलिए, ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए केस लॉ नहीं याद हो तो आपको शुरू करना है कि पकाला नारायण से डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, पलविंदर कौर में इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी कन्फेशन एज ए होल टू बी एडमिटेड, नई दशा दिशा मिली निशिकांत झा, नई चीजें आ गई तो निशिकांत झा का केस लीडिंग केस हो गया। आप अपने एग्जाम में जब तक निशिकांत झा, पलविंदर कौर और पकाला नारायण को रेफर नहीं करेंगे तब तक अच्छे नंबर आने के चांसेस क्या कहूँ कुछ कम हो सकते हैं। खैर एनीवे आगे चलते हैं। कन्फेशन का कोई फॉर्म नहीं होता, आप किसी भी तरह से ओरल या रिटन हो सकता है। कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ड्यूरिंग ट्रायल, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी के भी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और 1-2 केस हैं ये कन्फेशन का कम्युनिकेशन फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कम्युनिकेशन टू अनदर इज नॉट इसेंशियल कंपोनेंट। ये आज के क्वेश्चन में पूछा गया, मैं इसको लाल पेन से अंडरलाइन कर लूं। कन्फेशन रिटन या ओरल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कन्फेशन के रेलिवेंसी के लिए इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इट मे इवन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जेशन टू वन सेल्फ which may be produced in evidence if overheard by another। आप वैसे भी बुदबुदा रहे हैं, किसी ने सुन लिया आपको बुदबुदाते हुए तो वो एविडेंस दे सकता है एंड दैट कुड बी एक्सेप्टेड। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है, उस पे कन्विक्शन हाईली अनसेफ होता। और एक
केस आया अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि डिक्शनरी मीनिंग जो है स्टेटमेंट का एक्ट ऑफ स्टेटिंग और व्हिच इज स्टेटेड फॉर्मल अकाउंट डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स एटसेट्रा। The word statement includes both oral and written statement. Accused overheard uttering to himself or saying to his wife or any other person in confidence makes the statement. He may also utter something in soliloquy. He may keep a note in writing. Such a statement being an admission of guilt amounts to confession when it is whether it is communicated or not. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है अजय सिंह का। एक आप लोग देखेंगे आंध्रा का उड़ीसा का कोई केस है जिसमें कहा गया था कि अटरिंग दैट इज नो कन्फेशन। तो अब चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग ऑब्वियस है सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे और इसलिए मैंने उस केस का जिक्र नहीं किया क्योंकि अननेसेसरली ये लंबा हो जाता। जब सुप्रीम हम किताब थोड़ा ही लिख रहे हैं कि वहाँ की बातें करेंगे, हम मेंस का आंसर है वो लिख रहे हैं। मेंस के आंसर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या रेलिवेंट है और क्या इरेलीवेंट है। क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें। और साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें भी ऐसी चीजें कही गई। नॉर्मली आपसे पूछ दिया जाता है कन्फेशन और एडमिशन में क्या अंतर है, इनको लिख दिया गया है यहाँ पे। कन्फेशन जो है स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन व्हिच इज sought टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू एस्टैब्लिश द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। और एडमिशन नॉर्मली सिविल केसेज में होता है। एडमिशन का डिफिनीशन सेक्शन 17 में दिया हुआ है और कौन से पर्सन का एडमिशन वैलिड होगा वो सेक्शन 18, 19, 20 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया गया। कन्फेशन अगर वॉलंटरली है तो इट मे बी एक्सेप्टेड एज ए कंक्लूसिव ऑफ द मैटर्स कन्फेस्ड। अगर वॉलंटरी है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और एडमिशन कंक्लूसिव नहीं है, it may only operate as the estoppel. Confession always go against the person making it। और लेकिन एडमिशन जो है कल आपको सेक्शन 21 बताया था, 3 एक्सेप्शंस बताया था कि when admission can be used on behalf of person making it। चौथा है confession made by 1 or 2 or more accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration, court may consider। सेक्शन 30 है admission by one of several defendant in suit is no evidence against other defendant। पांचवा confession is a statement written or oral which is direct admission of written which is direct admission of, यहाँ कुछ गलत हो गया, admission of guilt, there is typing mistake। हमारा टाइपिस्ट चलिए बेचारा टाइप करके दे रहा है बहुत है। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और रिटन व्हिच गिव्स अ रेफरेंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मेकिंग एडमिशन। तो ये बहुत सिंपल है, मैंने जस्ट पढ़ के आपको सुना दिया। वीडियो को पॉज कर आप नोट डाउन कर लेंगे। कुछ डिफरेंसेस, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन 164 मजिस्ट्रेट के हैं या ड्यूरिंग ट्रायल। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी भी कोर्ट को छोड़ के कहीं भी आप करें। जुडिशियल कन्फेशन, द पर्सन टू होम जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने 164 में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो उस कन्फेशन को प्रूव करने के लिए उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डिफेंस चाहे उनको क्रॉस एग्जामिन करना तो बुलाया जा सकता है, एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमेशा तभी प्रूव होगा व्हेन यू आर कॉलिंग द विटनेस। जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, इस पे कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन alone cannot be relied, it needs corroboration with the facts of the case। जुडिशियल कन्फेशन पे सजा हो सकती है लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल पे नहीं हो सकती। एक टर्म और हम लोग सुनते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन जैसे ट्रायल से पहले एक्यूज ने जुर्म कबूल कर लिया, ट्रायल के दौरान वो मुकर गया, कहता कि मैंने नहीं किया। रिट्रैक्ट अपनी बातों से मुकर जाना, तो इसीलिए इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसे एक लाइन से ज्यादा आपको नहीं जानना। इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है तो उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहीं एविडेंस एक्ट में यूज नहीं किया गया है, बट एज
पर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिट्रैक्टेड, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके जितना रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हैं। पर्सन इन अथॉरिटी, तो स्वाभाविक है पर्सन इन अथॉरिटी व्हिच कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ मेकिंग कन्फेशन। तो within the meaning of section 24 is one who has authority to interfere in the matter charged against the accused. It was earlier view of some high court, मैंने रेफर नहीं किया because we are not writing a book, लेकिन ये डिफिनीशन जो है ये रिस्ट्रिक्टिव है, इसमें केवल पुलिस अफसर या द अफसर्स हु आर इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आएंगे, एंड दिस डिफिनीशन इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड रादर एरोनियस। पर्सन इन अथॉरिटी के कुछ और डिफिनीशंस हैं, ये केसेज के नाम दिए गए। पर्सन इन अथॉरिटी के लिए आपको केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे पता ना हम लोगों के पास मटेरियल तो बहुत सारे रहते हैं, काटने छाटने पड़ते हैं कि ये यूट्यूब पे कितना मटेरियल दिया जाए, क्योंकि टाइम प्रेशर भी होता है, एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो आप ये जान लें पर्सन इन अथॉरिटी कुछ केसेस के माध्यम से, केवल आपको थीम समझना है कि हु इज द पर्सन इन अथॉरिटी हु कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ मेकिंग कन्फेशन। ही मे बी एसोसिएटेड विद द केस, और उससे कुछ न कुछ केस पे उसका बियरिंग हो। अब जैसे ए पर्सन इन अथॉरिटी, मोतीलाल के केस में कहा गया ए पर्सन इन अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 24 शुड बी वन हु बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इल्ड सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द अक्यूज। और पटेल जो विलेज वगैरह में होते हैं तो वाज टू बी ए पर्सन इन अथॉरिटी। अभी अंकिता भंडारी के केस में उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट पुलिस भी है, तो उनके पटवारी को भी पर्सन इन अथॉरिटी कहा जा सकता है। अंकिता भंडारी के केस पे मैं भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन टाइम ही मुझे नहीं मिलता। अब ये एविडेंस एक्ट मुझे कंक्लूड करना है। अंकिता भंडारी का के केस पे वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, पहले ये बिहार एपीओ निकल ले हम लोग। तो ये जो टर्म पर्सन इन अथॉरिटी इंक्लूड्स मास्टर ऑफ एक्यूज, जमींदार ऑफ एक्यूज और अदर पर्सन एल्डिंग सम इन्फ्लुएंस ओवर द एक्यूज, एम्प्लॉयर भी हो सकता ऑफ एक्यूज। रामदीन वर्सेज इंपेरर के केस में कहा गया मुखिया या जिलेदार है सर्विंग इन ए ग्रेट स्टेट पर्सन इन अथॉरिटी विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 24। गंगा प्रसाद गुप्ता का केस है, इसमें सुपरवाइजर पोस्ट रेट इंफॉर्मेशन सर्विस उसको माना गया पर्सन इन अथॉरिटी। और इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ विलेज विजिलेंस कमिटी उसको पर्सन इन अथॉरिटी माना गया। विलेज नंबरदार हुज ड्यूटी इज टू मेक रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल केस उसको भी पर्सन इन अथॉरिटी माना गया। तो कन्फेशन से आज का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी, ये कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ एविडेंस एक्ट है और कन्फेशन से क्वेश्चंस ना हो, मेंस में खासकर। और खासकर सेक्शन 27 इज सो इम्पोर्टेंट। 25, 26, 27 बहुत इनजस्टिस हो जाता अगर सारे सेक्शंस को मैं एक साथ मिला के एक ही वीडियो में करता। तो प्लीज समझिएगा इन बातों को। आप कोई ऐसा वीडियो देखते हैं आधा अधूरा और वो आपके मेंस में किसी पर्पस का नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि दैट इज वर्थ वॉचिंग। हमने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी है इस वीडियो में, कंसिडरिंग कि वीडियो लंबी, कंटेंट लंबा, और वो सारी नपा तुला जितना आपको जरूरत है बस उतना ही का प्रयास है हम लोगों का। आपके फीडबैक, आपके सजेशंस के बगैर हम लोगों का मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता, इतना जरूर आप जान लीजिए, समझ लीजिए। अब कल हम लोग सेक्शन 25 करेंगे। इसके साथ अरे आज का फिर मैं क्वेश्चन भूल गया, ये क्या बीमारी लगती जा रही है मुझे। ए मैन कन्फेसेस टू, ये क्वेश्चन तो शायद कर दिया था हमने, ये मार्क किया हुआ। मेंस का क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कन्फेशन, तो आप सेक्शन 24 ये सारे बताइए। इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी तीनों केस लॉ को साइट कीजिए। आप देख लीजिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस तरह से आपका ओपनिंग लाइन कि दो द वर्ड कन्फेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड, सेक्शन 17 पे रिलायंस हम ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ एडमिशन, ऐसे करके अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे लिखें।
वीडियो पोस्टेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देखेंगे। और व्हाट इज एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशन आपको बताया गया है। आप बताएंगे कि सच पोर्शन ऑफ द कन्फेशन which does not make any inference as to the direct admission of the guilt, that is अगर direct admission of guilt है तो that is inculpatory, और direct admission of guilt नहीं है तो that is exculpatory। इन चीजों को समझने के लिए कि इनकल्पेटरी क्या होता है, एक्सकल्पेटरी क्या होता है, किताबों में मत जाइए, डिक्शनरी उठाइए, गूगल कर लीजिए। आज के ज़माने में गूगल से बढ़िया कोई टीचर ही नहीं है। मजाक मजाक में मैं भी कभी कभी ओम गूगलाय नमः ऐसे कभी कभी मैं भी करता हूँ। खैर एनीवे, तो आज का टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। अंत में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का संकल्प सक्सेसफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।